नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर व ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबर का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि GHMC के बारे में कहा यह जा रहा है कि तकरीबन अतराफ अकनाफ के 27 जो बल्दियात थे उन्हें उसमें जम कर दिया जाएगा, लेकिन जो बल्दी इंतखाबात होने वाले हैं उस सिलसिले में 150 वार्ड जो हैं GHMC के, यानी अजीम तर हैदराबाद के बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के, उसकी जो आप देखेंगे नई हदबंदी जो की गई है उस ज़िमन में एतराज़ात वसूल किए जा रहे हैं बल्दिया की जानिब से। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि अब तक तकरीबन 1328 एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। 17 तारीख तक यानी 17 दिसंबर तक ये एतराज़ दाखिल किए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टियां हैं जो आगे आएंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सियासी सौदेबाजी जो होती है या सियासी हिकमत अमली होती है या फिर जो सीक्रेट डीलिंग्स होती हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब हो सकता है कि GHMC के साथ अगर 27 बल्दियात को जम कर दिया जाता है तो 3 कारपोरेशन उसमें बनाए जा सकते हैं और एक पर एक जमात का कब्जा होगा, दूसरे पर दूसरे का, तीसरे पर तीसरे का। लेकिन हैदराबाद के बारे में मजलिस ने जो नारा लगाया था कि मेयर हमारा मजलिस, यानी मेयर हमारा, बल्दिया हमारा, शहर हमारा, तो उस सिलसिले में भी इस नारे को क्या नुकसान पहुंच सकता है नई हदबंदी से या उससे फ़ायदा हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि मैंने सीक्रेट डीलिंग्स की बात की है और सौदेबाजी की बात की है, मामलत की बात की है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल ये सबसे अहम बात है। और दूसरी अहम बात आपको ये बता दूं कि जहाँ तक BJP के सदर का सवाल है, JP नड्डा उसके सदर है फिल वक्त, लेकिन अब बिहार से एक लीडर को लाया गया है और 45 साल उनकी उम्र है। और आप देखेंगे कि वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की दरियाफ्त है और ये नितिन नबीन है इनका नाम, और ये 5 मरतबा MLA रह चुके हैं और आज भी MLA हैं और एक वजीर भी हैं बिहार के। अब उन्होंने BJP के कारगुजार सदर के ओहदे का जायज़ा भी हासिल कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि वो JP नड्डा के जानशीन होंगे, यानी अगले BJP सदर होंगे। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम मुजाहिद की तरफ और पूछते हैं कि GHMC के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी है कि जो हदबंदी की गई है उस ताल्लुक से एतराज़ात तो वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन होगा वही जो शहर हमारा मेयर हमारा वाले चाहेंगे। देखिए, आपने सौदेबाजी की बात की है जी जी, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत में कभी कोई किसी का मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं, कुछ भी मुमकिन है। आज हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत के इंतखाबात में जी कई जगह पे मैं समझता हूँ कांग्रेस और बीजेपी और BRS का कोलिशन के ज़रिए से सरपंच और डिप्टी सरपंच के इंतखाबात में वो कामयाब हुए हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि सियासत में कभी किसी का कोई दुश्मन नहीं होता मुस्तकिल और दोस्त नहीं होता। अब हम देख रहे थे कि इस पहले जब 2004 में तश्कील पाई थी GHMC, तब कांग्रेस और MIM का इत्तेहाद था। बाद में फिर जैसा ही BRS हुकूमत में आई, BRS के साथ मजलिस का इत्तेहाद था। अब फिर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, जैसा हमने देखा है कि जुबलीस में मजलिस ने जिस तरह से कांग्रेस की तायद की, यही कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में कांग्रेस और मजलिस के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। जी जी जी। और रही बात आपकी कि लोगों के एतराज़ात करने की, हाँ, उसकी भी कई वजह है। देखिए, जब डिलिमिटेशन होता है तो लोगों को वक्त दिया जाता है उस पर एतराज़ करने का, और एतराज़ भी जो की जाती है वो बुनियादी सतह पर की जाती है। अब बाज़ जगह पे आपके वोटर्स 25 से 25,000 है, बाज़ इलाक़ों में आपके वोटर्स 40,000 है, बाज़ जगह पे आपके वोटर्स 25,000 है कोई हल्के में। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन जब की जाती है तो ये तमाम लोग इसका उसका अहाता करते हो, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, मलहूज़ रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप बताइए कि एक हल्का आप 25,000 का क्यों कैसा कर सकते हैं, दूसरा हल्का 60,000 का कैसा कर सकते हैं। सही बात। तो इस पर तो एतराज़ होंगी। यही खाली ना सिर्फ बल्दिया में एतराज़ात किए गए बल्कि हाईकोर्ट से भी रुजू हुए हैं चंद लोग। जी जी जी।
अच्छा, एक बात आप ये देखेंगे कि जब तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के बारे में यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो करती है वो आरएसएस के हुक्म पर करती है, आरएसएस की हिदायत पर करती है, आरएसएस के इशारों पर नाचती है। लेकिन अब आपको बता दूं कि एक 45 साल नितिन नबीन है और ये इनका ताल्लुक़ है बिहार से। बिहार के ये तकरीबन 5 मियादों से एमएलए मुंतखब होते आ रहे हैं और वहाँ के पीडब्ल्यूडी वज़ीर भी हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाब है, उनकी पसंद है, जिसके नतीजे में वो उन्होंने आज कारगुजार सदर के ओहदे का जायज़ा भी हासिल कर लिया है और अगले सदर बीजेपी के यही होंगे, जेपी नड्डा के मुकाम पर या उनकी जगह पर। लेकिन आप देखेंगे कि पहले ये कहा जा रहा था कि आरएसएस जो चाहेगी उसे ही सदर बनाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरएसएस को शिकस्त हो गई है मोदी और अमित शाह की जोड़ी के मुकाबले में। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर फैसले को या कोई भी जो भी डिसीजन होता है उसको हर वक्त सियासत की नज़र से देखना मुनासिब नहीं। ज़रूर ये बात सच है कि बीजेपी आरएसएस के इशारों पे काम करती है और वही होता है जो आरएसएस कराती है। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी बहुत से काम कराने के लिए, बड़े दूसरे काम कराने के लिए आरएसएस कभी कभी खामोश भी हो सकती है, क्योंकि मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हमने देखा है कि 75 साल मुकम्मल करने वाले बीजेपी के कायदीन को ओहदों पर बरकरार नहीं रखा गया है। नरेंद्र मोदी वाहिद शख्स है जो 75 साल मुकम्मल होने के बावजूद वज़ीर आज़म के ओहदे पे है। पहले आरएसएस ने कहा था कि 75 साल मुकम्मल होने के बाद हट जाना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान तब्दील कर दिया और वो वज़ीर आज़म को कबूल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो ताकतवर तो है। तो आप क्या समझते हैं कि बिहार जो असेंबली इंतखाबात हुए उसमें ज़बरदस्त नताइज भी आए, 200 से ज़ायद नशस्तों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की और उसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मोदी ने इस इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी नितिन को दी थी, यानी नितिन नबीन को दी थी, जिन्होंने आज कारगुजार सदर बीजेपी की हैसियत से हलफ ले लिया है। तो उस कामयाबी के बाद मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो आरएसएस से भी मजबूत हो गई है। देखिए, कहना तो ये चाहेंगे कि हर पार्टी का प्रेसिडेंट जो होता है उसकी मियाद होती है 3 साल या 5 साल। जी जी। अब हम देख रहे थे इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह प्रेसिडेंट थे पहले, उनकी सदारत में ही मुख्तलिफ रियासतों पर कामयाबी हासिल की गई। फिर उन्हें वज़ीर दाखिला के तक महदूद रखते हुए पार्टी की जिम्मेदारी अब जो मौजूदा सदर है, क्या नाम है, जेपी नड्डा को दी गई। जेपी नड्डा को भी अब मरकजी वजारत में शामिल कर लिया गया है। इनकी मियाद भी मुकम्मल हो रही है। जी जी। इनका जानशीन भी तैयार करना है। तो इन्होंने देखा कि अगर बिहार पे अपनी ताकत को मजबूत करना है और आइंदा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर वहाँ से बनाना है, तो उन्होंने, शायद मैं समझता हूँ कि बिहार के फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बिहार से वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी एक बड़ी रियासत है, इस वजह से उस पर तवज्जो दी जा रही है। 100 से तकरीबन 100 नशस्तें पर कामयाबी हासिल की है वहाँ पर। नेक्स्ट टारगेट बीजेपी का वही होगा कि उसका चीफ मिनिस्टर हो। जी जी जी। इसलिए शायद वहाँ से उनको चुन लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक 45 साल नितिन नबीन का सवाल है, उनकी उम्र आप देखेंगे जैसा कि मैंने बताया 45 साल है और 5 मरतबा के वो एमएलए हैं। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है नितिन पे और कहा है कि नितिन खामोश रहते हैं लेकिन अपना काम कर जाते हैं और ज़्यादा अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं वो। जी देखिए, पॉलिटिक्स में मैंने अक्सर देखा है, जो कायदीन बड़े रूज पे आते हैं या फिर दावेदार बन के उभरते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, अक्सर मैंने सियासत में उन लोगों को ओहदों से महरूम होते हुए देखा है। आपको तो याद थोड़ा पीछे ले जाऊंगा मैं। आप देखेंगे कि जब नेशनल फ्रंट बन रहा था, जी जी, वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं, कांग्रेस के मुतबदिल की बात आ रही थी, जी जी, बीजेपी, तो उस वक्त जो थे सबसे पहले दावेदार देवीलाल थे। जी जी। देवीलाल पर वज़ीर-ए-आज़म किसको तौक़ीद दी गई? जी जी, वीपी सिंह को। जी जी, वीपी सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसके बाद फिर एक बार ऐसा मरहला आया, फिर ये कोशिश शुरू हुई जब उस वक्त मुलायम सिंह यादव दावेदार थे वज़ीर-ए-आज़म के, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया और दिया गया किसको? देवेगौड़ा को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। हालांकि देवेगौड़ा खुद में मकबूल कायद भी नहीं थे और अक्सर ये कहा जाता है कि साउथ के कायदीन को हिंदी नहीं आती, इस वजह से नहीं दिया था, लेकिन दिया गया। अब इसके बाद हम देखेंगे फिर कांग्रेस में सबसे बड़े, जब 2004 में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई थी, इत्तेहाद को कांग्रेस के, तो सबसे सीनियर जो थे प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी का नाम आ रहा था, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं कि मनमोहन सिंह बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है जी। आप तो पॉलिटिक्स ऐसी है,
कब जो नहीं सोचे हो जाता है, जो सोचे कभी नहीं होता। बिल्कुल आपने अब सही देखिए कहा। पूरी कोशिश कर ली वज़ीर आज़म के ओहदे से मोदी को हटाने की, करने की, जी जी लेकिन 45-75 साल मुकम्मल होने के बावजूद उनको बरकरार रखा गया है। जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक बीजेपी के सदर का सवाल है, इस सिलसिले में भी आरएसएस के कई कायदीन के नाम भी लिए गए और मोदी के जो मुखालिफिन हैं आरएसएस में, उनके नाम भी मंजर आम पर आए थे। और ये कहा जा रहा था कि मोहन भागवत हो या आरएसएस की क़यादत हो, वो चाहती है कि आरएसएस के किसी कट्टर आदमी को या कट्टर शख्सियत को बीजेपी का सदर बनाया जाए। और एक तरफ आरएसएस थी तो दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी थी। और ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में इस जोड़ी का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, ख़ासतौर पर बिहार असम्बली इंतखाबात में एनडीए की कामयाबी के बाद। अब देखना कि आगे हालात क्या होते हैं। और ये तो खुद आप देखेंगे 3 दिन पहले मोहन भागवत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही 2029 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत करेंगे और बीजेपी उनकी क़यादत में ही इंतखाबात लड़ेगी। तो अब इस कदर मजबूत मौक़िफ़ हो गया है। लेकिन एक बात है कि सियासत में जैसा कि नईम मुजाहिद ने कहा कि वो नहीं होता जो सोचा जाता है, वो हो जाता है जो नहीं सोचा जाता। हो सकता है वज़ीर आज़म जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा और जो नहीं सोच रहे हैं वो हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। उस खबर का ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना के ग्राम पंचायत इंतखाबात से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले मरहले के और दूसरे मरहले के इंतखाबात भी हो चुके हैं और रायदही के जो तनासुब है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। नताइज का भी ऐलान कर दिया गया है। पहले मरहले में कांग्रेस ने तकरीबन 2872 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की और दूसरे मरहले में 2239 जो है उन वार्ड्स में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। बीआरएस को पहले मरहले में 1160 और दूसरे मरहले में 1186 और बीजेपी को पहले मरहले में 195 और दूसरे मरहले में 268 वार्ड्स पर कामयाबी मिली है। आज़ाद उम्मीदवारों का जहां तक ताल्लुक़ है या दूसरी जमातों का ताल्लुक़ है, 460 पहले मरहले में आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और दूसरे मरहले में 624 वार्ड्स में सरपंच के, वही वार्ड्स के बता रहा हूँ मैं, वार्ड्स अलग रहते हैं। जी जी, वार्ड्स एक सरपंच का पोस्ट होता है, उसके बाद वार्ड्स 8, 10, 5 ऐसा कुछ अलग होते हैं। तो तकरीबन 624 हैं आज़ाद उम्मीदवार। जी जी जी, सरपंचों क्या है? जी जी, इसकी बात चल रही है। या ये जो आप फिगर्स दिए हैं, जी हाँ, सरपंचों क्या? जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने बेहतर मुजाहरा किया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि बीआरएस भी पीछे नहीं रही। हो सकता है कि दोनों में आधा का फ़र्क हो, लेकिन यानी आप हुकूमत में ना रहते हुए भी इस कदर बेहतर मुजाहरा ही कहा जाएगा। देखिए एक बात बताऊँ, अक्सर मुकामी इदारों के इंतखाबात में, जैसे ग्राम पंचायत है या बल्दियात वगैरह के इंतखाबात है, सरपंच अक्सर जो होता है हुक्मरान जमात को लोग अहमियत देते हैं। क्योंकि एक तो उन जो हुक्मरान जमात होती है उसके अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट की तादाद ज़्यादा होती है और वही लोग मुकामी तौर पर गाँव ग्राम पंचायतों से, बल्दिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सोचा जाता है कि अगर हुक्मरान जमात को कामयाब बनाया गया तो अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फंड्स आएंगे। जी जी जी, ये एक फ़िक्र होती है। लेकिन जिस तरह से बीआरएस ने मुजाहरा किया है वो भी हैरत अंगेज़ है। क्योंकि अब कांग्रेस हुकूमत में आके 2 साल मुकम्मल हुए हैं सिर्फ। 2 साल कांग्रेस की हुकूमत के मुकम्मल होने के बाद जिस तरह से बीआरएस ने मुजाहरा किया है, उससे यही कहा जा रहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि बीआरएस अजला में, कई इलाकों में बहुत मजबूत है। जी जी जी, अंदाज़ा लगाइए आप, तकरीबन आप कांग्रेस अगर 5111 सरपंच कांग्रेस के मुंतखब होते हैं तो बीआरएस के 2346 सरपंच मुंतखब हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को देखना चाहिए, महेश कुमार गौड़ जो सदर कांग्रेस है उनको गौर करना चाहिए कि बीआरएस किस तरह अच्छा मुजाहरा कर पाई। हालांकि आप देखिए यही कहा जाता है अक्सर के जो हुक्मरान जमात होती है, मिशनरी उसके हाथ में होती है और उसके उम्मीदवार ज़्यादा कामयाब होते हैं। बिल्कुल आपने सच कहा। देखिए आज ही सिलसिले में जी जी बीआरएस के 9 मुंतखब सरपंचों की एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई थी जिसमें बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने शिरकत की थी। वो वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, सिलसिला की नुमाइंदगी करते हैं। जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया, बीआरएस के कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया। बावजूद इसके जिस तरह से बीजेपी के बीआरएस के उम्मीदवारों ने मुकाबला किया है वो काबिल तारीफ़ है। इन्होंने ये कहा कि अब सरपंच के बाद डिप्टी सरपंच का भी इंतखाब हुआ है। अक्सर हुक्मरान ये करती है कि बीआरएस जो जीत के आई है पब्लिक से, उसको इख्तिदार से सरपंच के ओहदों से बेदखल करने के लिए मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद कर सके ओहदों से हटा सकती है। ये गुंजाइश है। अगर आपके पास कुछ बदअनियाँ होती हैं, इसका इल्ज़ाम साबित होता है तो हटा सकती है। तो आज केटीआर ने ऐलान कर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बीआरएस का एक लीगल सेल कायम किया जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे वाक़यात
आवाम से चुन के आने वाले मुंतखब सरपंचों को अगर बेदखल किया जाता है तो उनके खिलाफ बीआरएस पार्टी लीगल सेल के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। मगर एक बात हैरत अंगेज़ है नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो पंचायत इंतखाबात है उसमें जो आददोशुमार मंजर आम पर आए, आपको ये जानकर हैरत होगी कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट है और अरकान असम्बली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने देखा था सिर्फ एक हुआ करता था, आज उनकी तादाद बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। 8 हो गए थे लेकिन एक हट गया। जी जी, राजा सिंह की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो बहरहाल अब 8 अरकान पार्लियामेंट, 7 अरकान असम्बली रह गए और 3 या 4 MLC भी है। जी जी, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अब पंचायत इंतखाबात में उनका हाल ये हो गया है, बीजेपी का 4th पोजीशन पे आई है बीजेपी, क्योंकि अब तक जो 2 मरहले हुए हैं उसमें 1084 जो सरपंच मुंतखब हुए हैं वो दीगर जमातों के ये आज़ाद हैं, जबकि बीजेपी के अगर देखा जाए तो 463 है 2 मरहलों में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सच कहा है कि बीजेपी का जो तेलंगाना में देही इलाकों में जो मौकूफ है, कमज़ोर है, वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन आपको बता दूं मैं, 3 ऐसे अजला है जहाँ पर बीजेपी का थोड़ा जोर दिखने में आया है। एक है निर्मल, दूसरा है आदिलाबाद, तीसरा है निजामाबाद। अच्छा अच्छा, जी जी जी। वैसे भी आदिलाबाद पे फिर भी उनका ही कब्जा है, निजामाबाद में भी उनका कब्जा है, निर्मल में भी उनका। जी 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 जी। तो वहाँ पर चुन के आए हैं उनके थोड़े, जो भी चुन के आए हैं वहाँ से चुन के आए हैं। जी जी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है, क्योंकि जीएचएमसी के भी इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस को शहर में खासतौर पर अर्बन जो एरियाज़ है वहाँ पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। वरना आप देखेंगे कि अगर पिछले इंतखाबात की बात करते हैं या असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं तो शहर में बीआरएस का अर्बन एरियाज बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का एक भी MLA जीत के नहीं आया ग्रेटर हैदराबाद में। जी हाँ जी हाँ। लेकिन इसके बाद तो जो ज़मीनी इंतखाबात हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट और जुबली हिल्स, वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी दर्ज की है। जी जी जी, खाता खोलने में कामयाब हुए। रही बात आपके कि ग्राम पंचायत का तीसरा महिला का भी इलेक्शन है, 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर का इलेक्शन है। आज उसकी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल हो चुकी है 6 बजे। जी जी। तो अब तीसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। देखना है कि इस तीसरे मरहले में कांग्रेस जो अपनी बढ़तरी है वो बरकरार रखती है और बीआरएस जो पीछा कर रही है कांग्रेस का, उसके सिलसिले को जारी रखती है नहीं रखती, ये भी देखा जाएगा। और आपने बताया कि बीजेपी बहुत कमज़ोर मौक़िफ़ में है, क्या कम से कम तीसरे मरहले में भी कुछ ज़्यादा नशिस्तें जीत पाएंगी, इस पर नज़र रखी हुई है। हाँ, ये तो सबसे मैं समझता हूँ कि सियासी माहिर पंडित जो हैं वो तो इस पर अच्छा, आप ये बताइए आज़ाद उम्मीदवार कितने जीत के हैं? आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन 1084 है। जी, मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हैं उनका झुकाव कांग्रेस हुक्मरान जमात के साइड ही रहेगा। और आप एक अहम बात बताऊंगा कि पहले मरहले में 460 और जैसा कि आपने बताया कि 624 दूसरे मरहले में, तो इसका मतलब 1084 हो गए। 1084 हो गए ना, क्योंकि उन्हें अपने अपने ग्राम पंचायतों को तरक्की देने के लिए हुक्मरान जमातों के MLA से या मिनिस्टर से मिलकर काम करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक भी तेलंगाना से है, तेलुगु IPS ऑफिसर से है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह एक तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार, इनकी उम्र थी 52 साल और उन्हें हरियाणा में ख़ुदकुशी पर मजबूर किया गया था। उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार ली थी खुद को और उनकी जो आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, उनकी बीवी ने जो एक IAS ऑफिसर है उन्होंने आला पुलिस उदारों पर जो आला ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी हिरासानी व परेशानी के नतीजे में वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी की और ये ज़बरदस्ती खुदकुशी के लिए उन्हें मजबूर किया गया और वो आखिरी रसूमात अंजाम नहीं देगी। तो बहरहाल लाश रख दी गई थी और रखकर एहतजाज भी किया जाता था और 7 दिनों तक पोस्टमार्टम भी करने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। बहरहाल जब हमारे रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, फिर और दूसरे जो सियासी कायदीन थे वहाँ पहुँचे और फिर हुकूमत हरियाणा से कहा कि वो मुतालिका जो DGP हैं उनको मुअत्तल कर दें, उन्हें बरतरफ कर दें, क्योंकि उन्होंने आलाजात के होने के बायस दलित जो कायद हैं वाई पूरन कुमार IPS को हिरासा किया, परेशान किया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उनके घर में खिदमत भी लेने की कोशिश की थी, मजबूर भी किया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए एक दलित अहदेदार है और एक आला अहदेदार क्या उससे अपने घर में काम करवा सकता है IPS अहदेदार से? देखिए आप बताइए, ये तो आम लोगों की बात नहीं है। हम आम लोगों से रहती है शिकायत की कि दलितों को या पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप जिस IPS का आप नाम ले रहे हैं, जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वो IPS है, वाई पूरन कुमार। इंडियन पुलिस सर्विसेज में काम करने वाले अहदेदार के साथ जब सौतला स्वरूप जानिबदाराना हो रही है तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी निज़ाम कहाँ जा रहा है।
लेकिन एक बात है, जैसा कि ये कार्रवाई का मुतालबा किया गया था, अब हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए जो डीजीपी थे, यानी जिनके पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे, संगीन इल्ज़ाम, शत्रुजीत कपूर उनका नाम है, उन्हें 1 माह की यानी रिलीफ दे दी है उन्हें। जी, मैं समझता हूँ कि मसले को टालने की एक कोशिश की गई। बस वही है मतलब, अगर या तो कार्रवाई करना था या तो फिर उन्हें उस ओहदे से हटा देना था, फौरन हटा देना चाहिए था। लेकिन ना देते हुए उन्हें 1 महीने का रिलीफ देते हुए ये जो मसला है फिलवक्त जो गर्म है उसको ठंडा होने तक उन्हें आराम देने की कोशिश। अब ये देखना है, अमनित पी कुमार जो है, उनकी अहलिया है आंजानी IPS ऑफिसर की बेवा है, अब वो क्या करती हैं देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब दलितों को जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, दलितों को भी एहसास होना चाहिए कि उनको इंसान ही नहीं समझा जाता। एक IPS ऑफिसर को आप खुदकुशी के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो दूसरे जो दलित हैं, आम दलित हैं, उनका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी ये दलितों को अब मुसलमानों के खिलाफ अगर फसादात बर्पा किए जाते हैं तो पहली सब में रखा जाता है, जबकि BJP के जो आला लीडर हैं या आला कायदीन हैं, जो आला ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़बरदस्त ओहदों पर फायज है, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज संभाल रहे हैं, यहाँ तक हिंदुस्तान में सनतकार बन गए हैं। लेकिन ये गरीब जो दलित हैं उनको मुसलमानों के खिलाफ ला खड़ा किया जाता है। तो दलितों को ये सोचना नहीं चाहिए। देखो एक बात, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जी जी, उन्हें इस पर संजीदगी से गौर करना जी। जब मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ज़रूरत पड़ती है SC ST तबक़ात की, तो उन्हें हिंदू करार दिया जाता है। हाँ, जब उन्हें हिंदू के होने के साथ दूसरे जो आला तबक़ात को जो सहूलतें मैसर की जा रही हैं, वो सहूलतें देने की जब बात आती है, या फिर किसी मंदिर का पुजारी बनाने का, या किसी महकमे का आला ओहदेदार बनाने का, या फिर कोई और जमात का सदर बनाने के बारे में जब बातचीत आती है, तो उन्हें उस वक्त SC ST की नज़र से, BC की नज़र से देखा जाता है। नहीं, अब देखिए, दलितों में यह हौसला होना चाहिए। वो कहें, अगर कोई आला ज़ात का ओहदेदार है, उनका इस्तेसाल कर रहा है, उन्हें हिरासा कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, क्योंकि उनको हक है, यानी दस्तूर दे दिया है। देखिए, यहाँ से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए हैं, जी जी, भट्टी विक्रमार जी, वो भी दलित है। जी हाँ, जी हाँ। इसकी वजह से उन्होंने वहाँ गए हैं, वहाँ जाके नुमाइंदगी की, अच्छी बात है। लेकिन खामोशी अख्तियार कर ली है फिर। देखिए, और कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट में काम करना पड़ता है। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो गैर जानिबदाराना सलूक हो रहा है, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाना चाहिए। अगर नहीं उठाई गई तो फिर आवाज़ को दबा दी, हमेशा के लिए दबा दी। दूसरे जो दलित IPS ओहदेदार हैं, उन लोगों के साथ भी इस तरह का सलूक किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो दलित जो IAS IPS लाबी है, उसको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उठा रही है या नहीं उठा रही, नहीं मालूम। ये डर खौफ छोड़ना चाहिए, आलाज़ात का डर, आलाज़ात का खौफ छोड़ना चाहिए। अरे भाई, आप इंसान हैं, कोई हैवान या दरिंदे नहीं है कि उनके साथ डरें, या उनके, तो आप नौकर नहीं है कि उनके हर हुक्म पर यस कहें। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि शत्रुजीत कपूर जो DIG थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, DGP सॉरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उनको रिलीफ दे दिया गया है और उनकी जगह OP सिंह को नया DGP मुकर्रर किया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि OP सिंह की जो मुद्दत मियाद है, अब 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाली है। अब तो 1 महीने के लिए दी शायद। जी जी जी, 1 महीने के लिए बस। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि दूसरा DGP आ जाएगा। तो आज सिर्फ 15 दिन के मेहमान, 15 दिन के मेहमान है, बिल्कुल जी। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से दलितों पर जोर देते हैं कि वो भी ये समझ लें कि उन्हें जो आलाज़ात के लोग हैं, जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, कम्युनल फोर्सेस है, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को। ये सोचना दलितों का काम है, ये फ़िक्र करना दलितों का काम है, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा दलितों का साथ दिया है। और ख़ास तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको बता दूं कि वो जब स्कूल जाया करते थे तो उस वक्त आलाज़ात के टीचर, आलाज़ात के बच्चे क्लास में होते थे और बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के बाहर चप्पलों के पास बिठाया जाता था। बिल्कुल सच कहा। देखिए, शर्म की बात है। यहाँ पर मसावत का नारा देने के लिए मैं समझता हूँ ज़हीरुद्दीन अली खान साहब थे, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जमीयत उलमा वगैरह है, उन लोगों ने दलितों को साथ में लेके एक प्लेट में थाली खाने में खाना खाया था। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। खरीब करने की बड़ी कोशिश की गई थी। जी जी, दलितों को खरीब करने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश हमेशा होनी भी चाहिए और दलितों को भी चाहिए कि वो भी सोचना चाहिए कि उनके हमदर्द कौन है और उनके मुखालिफ कौन है। हमदर्द बन के उनके नुकसान, उनके लिए कौन नुकसानदा साबित हो रहे हैं, उस पर भी उनका गौर करना चाहिए। और हम अंदाज़ा कीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात करते हैं, अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने ये नारा दिया था। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वंदे मातरम पर अजीब व गरीब बहस छेड़ने वाली BJP को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वंदे मातरम तो उन्होंने कहता है कि कहो, लेकिन लोगों ने ये भी चैलेंज कर दिया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उन्हें वंदे मातरम तो दूर की बात है, जनगण मन भी पूरी तरह याद नहीं होगा।
होगा कहा है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक वंदे इसका इनकलाब जिंदाबाद की बात है, तो इस सिलसिले में जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि किस तरह मौलाना हसरत मोहानी ने ये नारा लगाया, तो उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक ऐसे वक्त जबकि जो आला आज़ाद के कायदीन थे, ब्राह्मण जो थे अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस के थे या दूसरी पार्टियों के, वो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खाने से इनकार कर दिया था। मौलाना हसरत मोहानी उनको डॉक्टर अम्बेडकर को मदऊ करते हैं, रमज़ान मुबारक में इफ्तार पर एक प्लेट में खाना रखते हैं और वो भी खाते हैं, दोनों भी खाते हैं। देखिए बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है इनकी खिदमत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से उनके साथ जो सलूक किया गया था उसके खिलाफ डटे रहे, ठहरे रहे, और अपनी कौम के लिए जो काम किया, हिंदुस्तान के लिए जो काम किया, दस्तूर बनाने में जो उन्होंने अहम रोल अदा किया, जी जी, उसके बावजूद ऐसे अहम शख्सियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो काबिल मज़म्मत है। जी जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है, पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन भी मिला है और वो लोग भी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, अब उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहाद, अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, किसी का खिलौना ना बने या तो किसी का हथियार ना बने, बल्कि अपनी आइडेंटिटी कायम करते हुए अपने लिए काम करें। और वो दूसरी बात है, आप दूसरों को अगर इंसान समझ रहे हैं तो क्या दलित इंसान नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और ख़बर का ताल्लुक बड़ा अफसोसनाक वाक़यात से है जो हैदराबाद में वक़्फ़ पज़ीर हो रहे हैं या वाक़े हो रहे हैं। का आपको बता देते हैं, हैदराबाद में हर आए दिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कत्ल का वाक़या पेश आ रहा है, कभी पुराने शहर में तो कभी नए शहर में, और कहीं गोलियां भी चलने लगी हैं अब तो बहरहाल एक जो ताज़ा वाक़या है वो ये है कि पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 3 ये टोली चौकी में है, और वहाँ पर कत्ल की एक वारदात पेश आई है और इरफान नामी नौजवान को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये भी बताया जाता है कि सिर्फ पार्किंग के मसले पर कत्ल का ये वाक़या पेश आया। अगर लोगों में सब्र नहीं है, इस कदर बेचैनी है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके लिए बेरोजगारी जिम्मेदार है या फिर जो तफक्कुरात है, जो परेशानियां हैं वो जिम्मेदार हैं। जी देखिए, हालिया दिनों में मैं समझता हूँ 8 दिनों के दौरान हैदराबाद में 10 कत्ल के वाक़यात पेश आए। ये तशवीशनाक बात है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल हैदराबाद में बिगड़ रही है, इस पर हुकूमत को, पुलिस को सख्ती से नज़र रखने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि चंद दिन पहले मंशियात लेकर 2 नौजवान मर गए थे। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह के कई ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ता चले जा रहा है। जी जी, अगर हुकूमत और पुलिस पर फौरी तवज्जो नहीं देंगी तो ये मज़ीद हालात संगीन होंगे, और हैदराबाद का जो नाम है हिंदुस्तान में, दुनिया में कि अमन का शहर है, पूरी दुनिया में, वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में उलमा व मशाइखीन है, जो सियासतदान हैं, सियासी क़यादत है, या फिर अगर क़यादत नहीं भी है तो जो दूसरे बाअसर लोग हैं, ख़ास तौर पर जो मसाजिद की सतह पर अगर काम करें और लोगों को दीन से जोड़ें, उन्हें बताएं कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है और दीन इस्लाम ने यह बताया है, और आपस में इस तरह अगर आप एक दूसरे को कत्ल करते रहेंगे तो माशरे में बेचैनी फैलेगी, माशरे में यानी तशद्दुद का रुझान पैदा होगा, ये सिखाना होगा। और वैसे भी पेरेंट्स भी जो होते हैं घर से भी अपने बच्चों को जो तरबियत दें, ये कहें कि अगर लोगों पर वो गुस्से की हालत में कोई आपको मिलता है तो फौरी वहाँ से हट जाएं या उससे बात ही ना करें, ताकि वो जब तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो फिर हकीकत जान ले कि मैं गलती पर था। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको आज बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में कल रात जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि यहूदियों का जो त्यौहार मनाया जाता है हनुका में आपने देखा कि एक मास शूटिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें अब तक जो इतलात आ रही हैं 16 अफराद हलाक हो चुके हैं और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। महलूकीन में 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे कि ट्रंप से लेकर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मजम्मत की, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि एक शख्स को फरामोश कर दिया गया है। ख़ास तौर पर हमारे गोदी मीडिया ने जिस अंदाज में इस वाक़े को उछालने की कोशिश की, दहशतगर्दाना वाक़या करार दिया, तो बेशक वो दहशतगर्दाना वाक़या है, उसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाहिद शख्स है जिन्होंने पहली मरतबा कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया, उसमें जो मास शूटर्स थे जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्हें रोकते हुए अपनी जान खतरे में डालकर, उन्हें रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अहमद था, और उसके बारे में ट्रंप का कहना था कि वो बहादुर और काबिल एहतराम है। लेकिन गोदी मीडिया ने अहमद के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि आज सारी दुनिया अहमद को एक हीरो की तरह सलाम कर रही है। देखिए, ये जो वाक़या पेश है वो तो मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। बिल्कुल बिल्कुल बदबख्ताना है जी। कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी की जान ली जाए,
खून खराबा किया जाए। नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, हो सकते हैं, हाँ। हो सकते हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन तशद्दुद उसका हल नहीं। सबसे पहले इस वाक़े की तो हमें मज़म्मत करनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने बताया कि अहमद जो है, अहमद अल अहमद, वो अपनी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जो दहशतगर्द था उसको पकड़ने में कामयाब रहा, पकड़ने में कामयाब और उनको 3 गोलियां लगी हैं अहमद अल अहमद को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि गोदी मीडिया नहीं बताया, नहीं बताएगा भाई, क्यों उम्मीद कर रहे हैं आप गोदी मीडिया से? लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है उसके बारे में। जी जी, सोशल मीडिया में उसके बारे में चल रहा है बराबर, जी। लोग तारीफ कर रहे हैं, सताइश कर रहे हैं उसकी। अब गोदी मीडिया नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा कभी, आप उम्मीद क्यों करते हैं गोदी मीडिया से? नहीं, अक्सर आप देखिए नेतन्याहू का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ मुझे नरेंद्र मोदी के बयान में दिखाई दिया। तो ये चीज़ें जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर चीज़ में जानिबदारी या हर चीज़ में तासुब बरतेंगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। अगर कोई हीरो बन रहा है और वो मुसलमान है और उसका आप नाम नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, मारने वाले भी तो मुसलमान ही है ना। जी हाँ, ठीक है, लेकिन बचाने वाले देखो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ खुद ऑस्ट्रेलियन जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर अहमद अल अहमद हमलावर को नहीं पकड़ते, गोलियां नहीं खाते, तो फिर ये जो महलूकिन की तादाद है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो इसलिए ये कर रहा हूँ कि पहले तो उसकी वो वाक़े की मज़म्मत कर रहा हूँ। जी जी, और जिस तरह से अहमद उल अहमद ने दिलेरी का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बात है, वो काबिल सताइश। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अहमद अल अहमद एक उनकी जो उम्र है 43 साल है और वो एक मेवा फरोश हैं और 2 बच्चों के बाप हैं, लेकिन उन्होंने ना अपनी बीवी को देखा, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखा, बल्कि यहूदियों को जो वहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही थी यहूदियों पर, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान ख़तरे में डाल दी और फिर एक हमला आवर को पकड़ भी लिया। नतीजे में उन्हें भी 3 गोलियाँ लगी। अब बताया जाता है कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अगर कोई मुसलमान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करता है तो मुसलमान लोगों को बचाने वाला भी है, ये एक पैगाम उन्होंने दिया है। और वैसे भी इस जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसे किसी मजहबी खतूत से पर नहीं देखा जाना चाहिए, मजहबी नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जो दहशतगर्द होता है वो दहशतगर्द होता है, वो मजहब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुद हमारे मुल्क में किस कदर दहशतगर्दी का यानी दौर रहा है, फ़िरक़ा परस्ती का दौर रहा है। हद तो ये है कि नौजवानों को उनका नाम पूछ कर कत्ल किया जा रहा है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? लेकिन कभी भी हमने उस दहशतगर्दी को मजहब के नाम से नहीं जोड़ा, बल्कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदों के नाम से जोड़ा है, क्योंकि ये फ़िरक़ा परस्त जो है हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानीज़ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो गन कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी और जो गन लॉ है उसे बहुत ज़्यादा सख्त बनाया जाएगा ताकि लोग लाइसेंस आसानी से हासिल ना कर सकें। क्योंकि हमला आवर के बारे में कहा जा रहा है 50 साल उसकी उम्र है, उसका बेटे की उम्र जो है 24 साल बताई गई है। हमला आवर तो हलाक हो गया है, जबकि बेटा इंतहाई तशवीशनाक हालत में है, क्रिटिकल कंडीशन में है और उसके पास 10 साल पुराना असलाह का लाइसेंस था और गन जो क्लब होता है वो यानी वेपन क्लब, उसका मेंबर भी था वो। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ऐसे वाक़यात जब पेश आते हैं तो हुकूमत कुछ ना कोई कार्रवाई करती है। जी हाँ, गन लाइसेंस को सख्त बनाने की बात की जा रही है, चलो अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए कौन सोचता था कि ऐसा वक्त ऐसा भी आएगा कि अच्छा कोई आके आ गया? जी जी, बोलकर तो नहीं आता, वो हादसे ऐसे हो जाते हैं, जी जी जी, बोल के नहीं होते। जी जी। वैसे भी आप देखेंगे कि ट्रंप ने बहुत अच्छी बात कही है। पहली मरतबा मुझे ऐसा लगा कि अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस अहमद अल अहमद ने जिस तरह लोगों की ज़िंदगियां बचाई है वो काबिल एहतराम है और बहादुर शख्स है जिसने इस तरह का इक़दाम किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपको बताने का सामने ये है कि मतलब ये है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इसकी शदीद मजम्मत कर दी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ये वाक़या हो रहा था। अब अमेरिका से भी ये खबर आई कि वहाँ की जो ब्राउन यूनिवर्सिटी है उसमें भी फायरिंग की गई और नतीजे में 2 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो है अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में ये यूनिवर्सिटी वाक़ है और वहाँ पर नईम वजह साहब 7300 जो है अंडर ग्रेजुएट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। और जहाँ तक अमरीका का सवाल है, ये कहा गया है कि तालीमी इदारों में फायरिंग के जारिया साल यानी रवान साल जो है 70 वाक़यात पेश आ चुके हैं और हर वाक़े में 1 से लेकर 3 अफराद हलाक हुए और ज़ख्मियों की तादाद तो लातादाद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इसका मतलब तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप औसत निकालेंगे तो। जी नहीं, मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों में जो रुझान पनप रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है।
जी जी इस तरह का रुझान अगर अभी है तो जो बच्चे तालीम हासिल करके आइंदा बड़े होंगे उनकी नशोनुमा कैसी होगी, जी इस पर जी ये बहुत जी जी यूनिवर्सिटी से जो निकलेंगे, लेकिन नफसियाती दबाव भी पड़ता है बच्चों पे। अब देखिए अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई आकर वहाँ पर फायरिंग करता है और हलाक कर देता है तो बहुत नहीं, मैं माँ यही बाप के कहना लिए। चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपने कहा कि नफसियाती दबाव जी पड़ता हाँ है। जी हाँ अब उनके सामने उनके जो साथी है अगर वो हाँ। मर रहे हैं तो उनके वो क्या गुजरेगी, ये भी वो सोचने वाली सोचने बात है, वाली बात। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी नाज़रीन हम प्रोग्राम के अख्ताम को पहुँच रहे हैं। ऐसे में खबर जो बहुत ही अफसोसनाक है आलम इस्लाम के लिए भी, मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए भी बहुत यानी अफसोसनाक है। वो है हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी का जो विसाल हुआ है, उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ है। और आपको ये बता दूं कि वो अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के बहुत यानी बहुत सख्ती से उसकी यानी वो हिमायत करते थे। और जो कादियानी थे या जो अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ थे, उनके ख़िलाफ़ वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए भी मशहूर थे। और आपको नईम वजह से आपको बता दूं कि उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती थी और जिस तरह वो अल्फाज अदा करते थे, लोगों के अज़हान व क़ुलूब में उतर जाते और लोग मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। कितना भी आप वाक़या इस कदर प्यारे अंदाज में वो पेश करते, जैसा हैदराबाद के हमारे एक आलिम दीन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आबिद खान साहब, वो भी इसी तरह लोगों को रुला दिया करते थे। तो ये जो जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी का सवाल है, ज़्यादा उम्र नहीं है, बिल्कुल 1953 उनकी तारीख़ पैदाइश है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस उम्र में उन्होंने तकरीबन 50 ममालिक में यानी दीन का पैगाम पहुँचाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जो तालीमात हैं वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाई, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और लोगों को नेकी की दावत दी। और आप देखेंगे कि इसी सरगर्मी में उनका इंतकाल पुरमलाल हो गया। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जारिया साल कई अहम शख्सियत जी हाँ, उलमा का इंतकाल हुआ है। हाँ मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के लिए एक सदमा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग जो है जी जी वो उठते जा रहे हैं। चले जा रहे हैं। जी 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 मौलाना तारिक जमील ने भी ये बात कही है कि हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी का जो विसाल है बहुत आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला एक अगर पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी जाते हैं तो अल्लाह ताला यही से हम यही दुआ करते हैं कि दूसरा जुल्फ़िकार नक्शबंदी पैदा कर दे, क्योंकि इस तरह के जो उलमा होते हैं मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए एक नेमत होते हैं। और उलमा जो हैं वो अम्बिया के वारिस होते हैं और ये जो वारिस होते हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है दुनिया भर तक पहुंचाते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी जो है वो 50 से ज़ायद मुल्कों का दौरा कर चुके हैं और हर रमज़ान में आखिरी इशरे के मौके पर वो ज़ाम्बिया जो अफ्रीकी मुल्क है वहाँ पर गुजारा करते थे। जी जी बहुत बड़ी बात है। मैं देखिए यकीन ऐसे जो अहम शख्सियतें थी, हाँ इनकी जो खुदमात है वो नाकाबिल फरामोश है। जी जी और नहीं वजह साहब आपको बताता हूँ कि ये असरी तालीम के बहुत असरी तालीम में बहुत आगे थे। अब जब दौरान तालिब इल्मी में जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जिमनास्टिक है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, उसमें कैप्टन के हैसियत से उन्हें नुमाया खिदमत अंजाम दी है और अंग्रेज़ी पर गैर मामूली उबूर रखते थे वो। इसके अलावा आपको बता दूँ कि वो उन्होंने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की और फिर चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक के ओहदे तक पहुँचे थे वो। देखिए उसका मतलब ये है कि तमाम शोबों के सरदार थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हर फ़ौक़ियत हासिल थी, हर इशू पे फ़ौक़ियत हासिल थी। जी जी असली तालीम हो या दीनी तालीम हो या फिर इस्लामी तालीम हो या लोगों को समझाने का अंदाज़ हो किसी भी। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ऐसे खूबियाँ अता करता। और आपको ये जानकर भी हैरत होंगी कि तालीम के दौरान ही उन्होंने हिफ्ज़ भी कर लिया था। बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। उनके जो खिताबात होते हैं अगर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि उनके चेहरे पे किस तरह मुस्कुराहट होती, कितना नर्म और नाजुक और मैं समझता हूँ कि मीठा लहजा होता और लोग एक मरतबा सुनते तो दोबारा उनको सुनना चाहते थे। वैसे भी पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने हैदराबाद का भी दौरा किया था। उनके बारे में ये भी मशहूर था कि वो तस्वीर नहीं खिंचवाते। तो ये जब एयरपोर्ट है यहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब आए थे तो लोगों ने उनकी तस्वीर भी लेने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो ये उनका तक़वा होता है। इल्मी शख्सियतें जो होती है जी हाँ वो दिखावे के लिए नहीं करती। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि उनके हिंदुस्तान में नहीं 50 ममालिक में उनके खुलफा मौजूद हैं, उनके मुरीदीन मौजूद है और जिनमें जो नुमाया नाम है मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा कासमी, मोहम्मद सलमान बिजनौरी, मौलाना महमूद मदनी और खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब जो हैं वो उनके खुलफा में शामिल है। हैदराबाद तो और हैदराबाद से उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी।
जी जी नहीं, आप 50 ममालिक का दौरा करने जी वाले हाँ। हैं, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान में तो चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है उनकी, बहुत जी हाँ, जी ज़्यादा। हाँ। और कई लोग कई शहरों में जाकर उन्होंने अपना काम किया है, जी जी और उनका जो काम है वो तो वो नहीं रहे, लेकिन उनका काम क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं एनआईए की जानिब, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इस का दावा है कि पिछले साल इसने दावा तय किया था कि हमने अपने जो भी केसेस थे उन केसेस में मुजरिमीन को सज़ा दिलाई। लेकिन दी वायर ने एक तहकीकात की है और कहा कि ये जो एजेंसी है एनआईए किसी के इशारों पर काम कर रही है, इसके जो दावे हैं वो खोखले हैं, वो झूठे दावे हैं, जबकि जिन लोगों को सज़ा हुई है वो उनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, और सज़ा इस वास्ते हुई है कि सबसे ज़्यादा तवील मुद्दत तक जेलों में रखा गया, ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया, उन पर जुल्म और जबर किया गया, दबाव डाला गया। उसके बाद उन लोगों ने इसी में गनीमत समझी कि अपने आप को मुजरिम कबूल कर लें। तो जब उन्होंने मुजरिम कबूल कर लिया तो ये क्या फ़ायदा होता है? नहीं, देखिए ये बात जी, बताइए, जी। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ देते ना, मज़हब की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं एक आजकल। कर्नल भी थे, जी 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 उन्हें भी छोड़ दिया गया। हाँ और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कसूरवार होने के बावजूद पता नहीं किस अरे कोई स्वामी दबाव नहीं कर आस्तिमानंद ने चंचलगुड़ा जेल में बाज़ाब्ता तौर पर जब रखा गया था, उसने बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया कि झूठे इल्ज़ामात में मुसलमान बच्चों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी गई, मुजरिम तो हम है कहा था उसने, फिर उसके तो बावजूद उसके बाद उनके भी खिलाफ छोड़ कोई दिया रखा गया। गया। जी जी जी, तो ये चीज़ें जो होती है, अगर नाइंसाफ़ी होते रहेंगी तो ये बहुत बुरी बात है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि तहत की अदालतें जिस तरह के काम करती हैं उस पर अभी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी निगरानी करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो फ़ैसले आ रहे हैं पूरे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम दुश्मन फ़ैसले आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप बहराइच का देखेंगे कि एक दलित नौजवान एक दुर्गा पूजा के दौरान या एक जुलूस के दौरान, मजहबी जुलूस के दौरान एक मुसलमान के घर पर चढ़ जाता है और फिर वहाँ जो सब्ज़ झंडा होता है उसे निकाल फेंकता है और भगवा झंडा चढ़ा देता है। वहाँ गोली चलती है, वो मर जाता है, हलाक हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। लेकिन अब तहत की अदालत ने उस जुर्म में उस घर के एक नौजवान को कहा जाता है कि सज़ा मैं सुना दी, और उस घर के 9 अरकान ख़ानदान को क्या किया, सज़ाए उम्र कैद सुनाई। तो ये शर्म की बात नहीं है? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज अब मैंने थोड़ी देर पहले ग्राम पंचायत के इंतखाबात की बात की थी। जी जी, तो केटीआर ने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा लीगल सेल होगा। जी जी, बीआरएस का। हाँ तो मुस्लिम पर्सनल वोट की जिम्मेदारी है, मुस्लिम सियासी जमातों की या फिर मुस्लिम तंजीमों की, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा लीगल सेटअप तैयार किया जाए जिन बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है उनके लिए कानूनी मदद की जाए। और यकीन मानो जब तक मुसलमान डरेंगे उस वक्त ये मरेंगे, क्योंकि डरना नहीं है। हमारे पास कानून है, हमारे पास दस्तूर है, हमारे पास जमहूरियत है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमानों को पूरी हिम्मत से इनका मुकाबला करना चाहिए। खास तौर पर जैसा कि नईम मुजाद ने कहा कि बुकला की टीम तश्कील देनी चाहिए। और आप अंदाज़ा करने कीजिए कि अगर आप किसी बच्चे को गिरफ्तार करते हैं और एक तवील मुद्दत तक जेल में रखते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उसको और जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं, तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, 18, 22 साल भी जेल में रहने के बाद जी, जी। बेकसूर रिहा हुए हैं। जी जी, ऐसे भी कई लोग हैं। क्या आप उनकी ज़िंदगी 22 साल 18 साल जो वापस लौटा सकते नहीं हैं? लौटा सकते। लेकिन ये याद रखिए, आज ये दुनिया में ये बच रहे होंगे, लेकिन आखिरत में नहीं बचेंगे, वो उस दुनिया में नहीं बचेंगे, और उनको उसका अंजाम या उसका जो फल है वो मिल जाएगा, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसी के साथ नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम खबर खैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।